दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज इस कार्यक्रम में जब हम ये जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब आप सब जानते हैं कि देश के 8 राज्यों में 49 सीटों पर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। ठीक है। और आंकड़ा अगर मैं बता दूं, अगर मतलब एक एक जानकारी के लिए, तो अब तक का जो 11 बजे तक का जो फिगर मिल रहा है, क्योंकि मैं 1 बजे से पहले इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 11 बजे तक का जो फिगर मिल रहा है वो है कि कुछ 23.66% तक का वोटिंग हुआ है। और सबसे ज्यादा वोटिंग वेस्ट बंगाल में हुआ है 32.70%। और सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में हुआ है 15.93%। अभी क्या अर्थ निकाला जाए, इसके मायने क्या निकाले जाए, ये भी तो समझना पड़ेगा। ये भी समझना पड़ेगा कि कल जो राहुल गांधी और अखिलेश की सभा में जो हुआ, वो जो कुछ एक अनोखा दृश्य देखने को मिला दोनों जगह पे, उसके मायने क्या निकाले जाए, ये भी समझना होगा। और साथ में ये भी समझना होगा कि क्यों चुनाव आयोग जो है वो इतना लेट वोटिंग परसेंटेज जो है वो डिक्लेयर करता है, और उसमें भी वो उसको बढ़ाता रहता है। और नौबत वहां तक पहुंचती है कि सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट फिर डांटता है, और उसके बाद फिर जो है वो 7 दिन की मोहलत भी मिलती है। आप सब जानते हैं कि चुनाव का आखिरी चरण जो है वो 1 जून को समाप्त हो जाएगा। ये सब चीजों के मायने क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब से। तो उनको मैं अपने साथ जोड़ देता हूं और उनका स्वागत कर लेते हैं। व्यास साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। तो मैंने जो अभी सब कहा प्रस्तावना में, इन सब चीजों के मायने क्या है? मैं ध्यान व्यास से साहब सुन रहा था जी। जी। आपकी प्रस्तावना काफी प्रोत्साहक होती है और काफी मजा आता है। तो बताइए क्या मुझसे क्या अपेक्षित है? सर यही है कि ये सब चीजों के मायने क्या समझे। चुनाव आयोग को सही काम अच्छा, करना नहीं है, आपने जो मुद्दे सुप्रीम चुनाव कोर्ट आयोग से को लेके कुछ मैं एक एक मुद्दों पे जाऊंगा। जी। चुनाव आयोग निकम्मा है। It has failed to discharge its constitutional duties and it is party to the party in power and their deeds. So it is nothing more than the governmental organization who is begging for favors rather than anything else. निकम्मा है चुनाव आयोग। मैं इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं। पर जो सर वोट के उस आंकड़े दे, परसेंटेज नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट को हटना पड़े और सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए जिम्मेदार है। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी पहले कह के इनको खुला दौर दिया है कि हम एक संवैधानिक संस्था के कार्य पद्धति में हवाला दखल देना नहीं चाहते, चाहे वो ईवीएम बनावटी ले आए, चाहे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो, चाहे ईवीएम गलत हो। ईवीएम के बारे में हम नहीं बोलेंगे, तो वो संवैधानिक संस्था है। तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ और इस देश में एक आखिरी अगर जो कोई लास्ट होप है जिसे इतिहास में कंडेम नहीं की जाएगी शायद, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। नॉट एवरी वन ऑफ देम बट सम ऑफ देम। तो ये जो जो चल रहा है मसला, अगर चुनाव आयोग का काम करता है, गृह मंत्री जी ने थोड़े समय पहले बोला कि हमें मालूम है बहुमति मिल चुकी है हमें। चुनाव आयोग का पहला काम था उन्हें पूछना कि सर आपने कहां से, आपने ईवीएम में एडजस्ट किया, आपने कोई नया जादू चलाया, आपको कहां से मालूम हुआ ये आंकड़ा? हमें नहीं मालूम है और किसी को मालूम नहीं है। हम आंकड़ा देने में एक एक अठवाडिया लगाते हैं, तो ये आपके पास कौन सी हिमालयन जड़ी बूटी आ गई? तो ये हो गया। यानी कि वो उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा था कि हम चुनाव जीत चुके हैं। अब सवाल कितनी और सीटें उसमें जुड़ती है उसका है।
तो अब किस पे विश्वास करोगे आप? गृह मंत्री जी से विश्वास करोगे? मैं आज भी गृह मंत्री को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि गृह मंत्री है, रिस्पॉन्सिबल है, सुप्रीम कोर्ट को भी उसकी जवाबदेही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के नाम पे बैठे 3 निकम्मे लोग, जिन लोगों ने इस देश की लोकशाही की बर्बादी की और सत्यानाशी का ठेका ले रखा है, ये इलेक्शन कमीशन, आप उनसे कोई भी आशा नहीं रख सकते। पर व्यास साहब, ये तो है, ये तो दिल का गुबार है, हम सब के दिल में है, वो निकाल रहे हैं, लेकिन होगा तो वही दिल में ना, नहीं, मतलब जो कुछ नहीं सर, इनको खुला दौर किसने दिया है? वो मान्यवर 2 जस्टिसेस ने, इन्होंने बोला वैसे कोर्ट को जजमेंट्स आर नॉट सेलिब्रेटेड नीदर डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट, मगर इनकी नुक्तेचीनी तो की जाती है। इनके जजमेंट की ये असर है कि हमने अभय वचन दे दिया, जाओ बेटा जो करना है करो, ईवीएम में गड़बड़ होती है तो भी हम आंख बंद कर लेंगे, आप वोटिंग परसेंटेज नहीं दोगे तो भी आंख बंद कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक हल्की सी फिटकार लगाएंगे। फिटकार का क्या मतलब होता है? आप बिल्कुल कौरव सभा में वस्त्राहरण होती हुई द्रौपदी के हाल नहीं देखोगे। समर्थ द्रोण गुरु, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, महाबली, भीष्म पितामह, ये सब के सब मर गए थे वहां, सबके सबको सांप सूंघ गया था। आज लोकशाही की द्रौपदी का वस्त्राहरण हो रहा है और सबके सब जो इनके रखवाले हैं उनको सांप सूंघ गया है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, परिणाम जो इन्होंने प्रिडिक्ट किया है वो आए, वो ही आएगा। तो फिर तो ये फूलपुर में देखिए सुनामी का जो आपने शब्द कल दिया था मुझे, या तो प्रयागराज में देखिए वो उस अद्भुत सुनामी का कोई मायना रहेगा नहीं फिर। नहीं सर, सुनामी सबका सत्यानाश करता है। महाभारत उसके बाद हुआ था और महाभारत में न तो कौरव लाभार्थी रहे न पांडव लाभार्थी रहे, कुछ नहीं बचा, सर्व सत्यानाश हुआ। मुझे चिंता होती है तो इस देश की होती है, इस देश की भावी पीढ़ी की होती है, इस देश की आज जी तक की जो भी प्रगति है वो प्रगति की होती है, इस देश के गरीब की होती है, इस देश के किसान की होती है, इस देश की महिलाओं की होती है। क्या होगा इतने बड़े देश का? 145 करोड़ का देश है, किसके हवाले छोड़ के जाओगे आप? ये निकम्मी संस्थाओं के, जो अपने खुद में नपुंसक है, कुछ कर नहीं पा बात रही सही है है, सर। बिगड़ चुकी है, और इनको फिर ओपन लाइसेंस दे दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, आप जो करना है करे, हम आंखें मूंदे रह गए। इलेक्शन खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, नहीं सर, अब फिर आप क्या करोगे? अभी तो आप भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं, जी कौरव सभा चालू है, धर्मराजा की हाँ अकल बुद्धि कहीं द्रौपदी को दाव पे रखा है, तो हम सब धर्मराजा है। इस देश की जी जनता जो अभी आज भी मानती है कि नहीं नहीं जीत जाएंगे हम, शकुनी की कोई भी चाल हो, और आखिरकार द्रौपदी की वस्त्राहरण होनी है। लोकशाही की द्रौपदी खुलेआम उसको निर्वस्त्र की जा रही है। जी देखिए बिल्कुल। कैसे कैसे आ, दृश्य होते हैं। केजरीवाल को रोक जी रखा, फिर मालीवाल को भेजा, पहले विश्वकन्याएं भेजी जाती थी, ये एक और विश्वकन्या आ गई। क्यों, जी क्या जरूरत थी मालीवाल को केजरीवाल को मिलने की? और इतनी जरूरत थी तो अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ली थी? इतनी जरूरत थी तो उसको बैठ के इंतजार करना था, उनके पर्सनल सेक्रेटरी को बताना था। किसी के घर में जी ट्रेसपासिंग समबडीज रेसिडेंस, हम्म घर घर गृहस्थी वाला आदमी है केजरीवाल, जी कोई रास्ते पे वो भिखमंगा नहीं था जो आके बैठ गया है। हाँ, वो कोई फकीर आईआईटी नहीं का है जो झोला। आईआईटी का स्टूडेंट से आईआईटी में एडमिशन मिलना क्या होता है मालूम है इनको? केजरीवाल मतलब के पीछे पड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो कोई फकीर नहीं है जो झोला लेके चल रहा है। सही है। सर, सही बात। आईआईटी में एडमिशन लेना, ये जो जो काडर है ना, वो उसके आईआईटी के बाद आधे आईआईटी के बाद आईआईएम में आते हैं, आधे
आईआईएस में और आईपीएस में जाते हैं। आईपीएस में तो शायद जाते ही नहीं, आईआईएस और फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। ये आईआईटी से मुझे दर्द इसलिए होता है कि मैं भी आईआईटी बंबई का अलुमनस हूँ। जी क्या कर रखा है तुमने इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत का? वो इंस्टीट्यूशन का एक अलुमनी, ब्रिलियंट अलुमनी, who was selected for becoming इनकम टैक्स कमिश्नर, इसकी बेइज्जती कर रहे हो आप, क्योंकि वो दिल्ली में उसने कुछ कर दिखाया है। हमें गर्व है वो आईआईटी का स्टूडेंट है और उसने जो भी किया है वो दिल्ली को करके दिखाया है कि कैसे एक स्वराज्य की स्थापना कर सकते हैं। उसको बदनाम करने के लिए मालीवाल भेजी जाती है, विश्वकन्या। क्या है ये सब? संदेहात्मक है। मैं अभी भी मालीवाल को बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ देना चाहूंगा, क्योंकि ये किसकी कठपुतली है मालूम नहीं है। एक बात सही जमाने है में आपकी। यही बीजेपी पर चिल्लाते थे कि पुलिस को कि मारो धोखा, डंडा मारो, मारो डंडे मारो मालीवाल को। वो भी बीजेपी वाले अब इनके हितैषी हो गए हैं। माला इनकी जबरे गोद इनके में नाम जाके की। बैठ गई हो। बिल्कुल। तो ये दूसरे मुद्दे का मैंने आपको जवाब दे दिया कि हिस्ट्री विल नोट विथ utmost sadness that the जी constitutional institutions of India unfortunately failed. Press, election commission, executive, जी and finally the Supreme Court. Supreme Court I am taking out because Supreme Court I would not say has fully failed, but it has done a जी mistake by whatever may be the reason. They are all very capable, very honest, very intelligent, very high people with high integrity. We bow before them. जस्टिस चंद्रचूड़ जी को देखना एक हमारे लिए एक आनंद की बात होती है। मगर क्या किया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ये और किस समय किया? ईवीएम जिसको सुप्रीम कोर्ट को सुनना था, उसका संज्ञान लेना था, तो भी आधी गड़बड़ी रुक जाती। बोले नहीं, बिल्कुल उस समय बोला कम कर्नल इंस्टीट्यूट। तो अब द्रौपदी का वस्त्राहरण में आप पे पाप में भागीदार होंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपके उस प्रश्न का दूसरा जवाब। तीसरा बात जवाब, सही। राहुल और प्रियंका और उद्धव ठाकरे वगैरह की जो रैलियां होती है, कांग्रेस की जो रैलियां होती है, इंडिया की जो रैलियां होती है, उसमें जन सैलाब उमड़ता है। और यूपी में वो जन सैलाब का उमड़ना वो तो आश्चर्यजनक था, इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ इवन दैट। तो सर एक गाना आता था, और गाना क्या, वो तो जाहिरात की जिंगल थी, मेरा देश बदल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है। सर वो जिंगल हाँ। आधी आधी वो वैसी ही रखूंगा मैं, दूसरी आधी होगी, मेरा देश बदल रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है। पीपल, जब लोग उब चुके हैं इनके अन्यायों से, महंगाई से। कल कुछ महिलाओं को मैंने टीवी पे इंटरव्यू देके देखे, बैंगल्स लेके आई, उब चुके हैं। घर गृहस्थी कैसे चलती है, ये आम आदमी मध्यम वर्ग का, उसके बल गिर जाते हैं, पसीने गिर जाते हैं। तेल की जगह वो हमारे अशोक भट्ट कहते थे, पसीने से आटा बांधते हैं। बिल्कुल ये परिस्थिति आपने लाके रखी है इस देश की, और आप कह रहे हैं मेरा देश प्रगति कर रहा है। जीडीपी 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 जीडीपी, व्हाट जीडीपी, नॉनसेंस। जब लोग बढ़ेंगे जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो खर्चा करेंगे, इतने सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं कुछ उद्यम भी करेंगे। मगर सर, आपको अगर देश की कंपैरिजन हमें देनी है, पर कैपिटा जीडीपी में दीजिए, आप बांग्लादेश से भी नीचे हैं। क्या लोगों को गुमराह करने का धंधा ले बैठे हैं? महंगाई बढ़ रही मुझे है, और महंगाई मुझे भी तो सर कौन सी चीजों की बढ़ रही है? 40% खाद्य पदार्थ महंगे, फूड बास्केट महंगी हुई है मध्यम वर्ग की, 40% महंगाई बढ़ी है, तो खाएगा क्या इंसान?
हमने तो कुछ सब्जियां लाके ऊपर टांग के रखी है, तो रोटी लाते हैं, सब्जी की ओर देखते हैं रोटी और फिर खाते हैं, मान लेते हैं कि सब्जी है। इतनी महंगाई है। सब्जी है या सब्जी की तस्वीरें हैं? नहीं नहीं, हमने सब्जी के कुछ अंश लाके टांग रखे हैं ताकि महसूस हो कि इसकी सब्जियां कहते हैं। तस्वीरें नहीं सर, हम तो रियलिटी में मानते हैं ना। इतना हमारा जीवन थोड़ा गिरा हुआ है, अभी हमारा भी कोई स्टैंडर्ड होता है। मुझे वो 2-3 दिन पहले का वो इंटरव्यू में देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा। वो जो उनके पालतू पत्रकार और पालतू चैनल वाले आते हैं, उनके वहाँ उनके घर पे बैठ के उनका इंटरव्यू लेते हैं, तथाकथित सो कॉल्ड इंटरव्यू जो होता है, उसमें एक गलती हो गई वो पालतू पत्रकार से। उसने सवाल पूछ लिया कि सर हमारा जो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है, वो कुछ काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। जैसे उसने के फ़ॉर्मूला या के थियरी दिखाई किसी विदेशी अर्थशास्त्री के को रिफर करते हुए। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा सिंपल सा एक जवाब दिया, तो क्या मैं सबको सब गरीब होने चाहिए क्या? तो मुझे मतलब मैं उनके अल्प ज्ञान से बड़ा प्रभो परिचित हूँ, लेकिन अंतर्यामी जीवन जीवनादीन शरण, पिता माता बंधु अनुपम हित करना। आज जो भी है हमारे लिए तो आखिरी आज हमारे प्रधानमंत्री, और चूंकि वो मेरे शिष्य भी है क्योंकि मेरे से सीखे हैं, और मेरे बंधु भी हैं क्योंकि साथ काम किया है, तो मैं तो इनके बारे में एक ही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको सलामत रखे और उनका दिमाग और जो टंग है, जीव है, इनके साथ का संतुलन थोड़ा बिगड़ा है, उसको यार ठीक कर दे कोई अच्छा सा मैकेनिक। आप चिंतित हैं नरेंद्र भाई के लिए, मैं बहुत ऐसा लग रहा चिंतित है। हूँ, बहुत चिंतित हूँ। तो मेरे पास है भी क्या चिंता करने के सिवा, कोई सत्ता तो है नहीं, कोई क्षमता नहीं है। ये आप जैसे जैसे लोग भूल से बुला देते हैं, मोदी मीडिया वाले बुलाते नहीं, बुलाए तो जाऊंगा भी नहीं। तो चलता है सर, हर गधे के दिन बदलते हैं, हमारे भी बदलेंगे। गजब कर रहे हैं सर। तो मैं इसी बातचीत को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस पर भी बात हुई हमने चुनाव आयोग जी पर, के दुरुपयोग पर, राहुल, अखिलेश, प्रियंका और इंडिया अलायंस की रैलियों में उमड़ रही भीड़ पर भी बात कर ली। नरेंद्र भाई की आपने के लिए उन चिंता भी आपने व्यक्त कर दी कि कुछ संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है। इस बात पर मैं जो है आपसे फिर उसके बाद बात हम समाप्त करेंगे। आखिरी में जो पूछना चाहता हूँ वो जो शुरुआत में हुई थी बीच में बात, उसी का सिरा पकड़ते हुए कि केजरीवाल जब से बाहर आए हैं और आपने वो स्वाति मालीवाल का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया वहां पे। तो अब मुझे बड़ा अच्छा भी लगा है वो, मैंने वो भाषण सुना राहुल गांधी का कि भाई कन्हैया कुमार जो है वो कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। वो और अब बब्बर शेर बन गया है। हाँ, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि ये जो विपक्ष में लोग जो नेता दिख रहे हैं, ऑब्वियसली राहुल का जो एक स्तर बढ़ गया वो अलग ही है। केजरीवाल की भूमिका को कैसे देखते हैं आप इस पूरे देखिए, चुनाव के बाद? एल्विन टॉफलर ने कहा है कि आने वाला विश्व किसका होगा, तो उसने कहा है नॉलेज विल बी द पावर। जिसके पास ज्ञान है, सही डिग्री सही संस्था से है। सही डिग्री सिर्फ होना जरूरी नहीं है, सही संस्था से होना भी जरूरी है। So knowledge will be the power, and who has earliest access to it shall be the most powerful. तो केजरीवाल का भविष्य उज्जवल है। क्या, कहाँ, कैसे जाएगा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। उसके लिए आपको आपकी चैनल पे आधारित रहना चाहिए। आपकी चैनल पे एक धुआंधार ज्योतिषी धुआंधार बैटिंग करते हैं, वो अच्छे फिनिशर हैं। तो मैं उनके डोमेन में पैर नहीं रखूंगा, मगर केजरीवाल के लिए गर्व है हमें
ये 5 आईआईटी जो है हमारी, आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, बंबई, मद्रास, ये 5 आईआईटी ओरिजिनल आईआईटी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित की, और हर आईआईटी एक एक देश ने स्थापित है। हमारी आईआईटी बंबई रशियन एड से स्थापित, हमें रशियन फर्जियात सीखना पड़ता है। प्रोफेसर जिसके सलाह में और डॉक्टर कट्टी के मार्गदर्शन में मैंने जो मेरी थीसिस की, गजीव, वो रशियन थे। उनकी पत्नी फुनशिनकोव हमें रशियन सिखाती थी। आज भी मैं क्वाक पशु आए थे अशिन होरोशो बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो ये आईआईटी ये कितनों को पता है का रुतबा तो एमआईटी जानती है या हार्वर्ड जानती है, वो आईआईटी का ये बच्चा है। बच्चा नहीं कहूंगा, बहुत छोटा है इसलिए कह रहा हूँ, बट ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। एंड द अभी जैसे आपको एक मिनट लो, एक स्टोरी छोटी सी। एक बहुत तूफानी घोड़ा लेकर एक सौदागर आया था सिकंदर के बाप के पास, सेल्यूकस के पास, बेचने के लिए। तो उसकी परीक्षा ली जा रही थी घोड़े की। उस जमाने में घोड़ों की भी परीक्षाएं होती थी, अब गधों की तो परीक्षा ले जा रही थी, तो कोई सरदार उस पर सवारी नहीं कर पा रहा था। सब बारी बारी से पूरे हो गए। तब सिकंदर ने पूछा, सिकंदर शायद 16-17 साल का होगा, मैं प्रयत्न करो। तो बोला क्या बकवास करता है, ये सब हमारे बहुत बड़े सेनापति है, सात्रप है, तू क्या करेगा, बच्चा है। बोले करने तो दो। बोले अच्छा जाओ। उसने लगाम संभाली, घोड़े का मुंह फेरा, ये घोड़ा भड़कता था, वो सूर्य को पीछे रख के खड़ा रखते थे, तो उसकी परछाई से अपनी परछाई से कई लोग अपनी परछाई से भड़कते हैं, सब घोड़े नहीं होते, तो वो भड़कता था। सही कहता हूँ। अगर घोड़ा खानदान होता है, मालिक को वफादार होता है, जैसे चेतक था, लक्ष्मीबाई की घोड़ी थी, तो घोड़े वफादार होते हैं। तो उसने मुंह फेरा, सूर्य की दिशा में मुंह किया ताकि उसको उसकी परछाई न दिखे, और एक छलांग लगा के उसके ऊपर बैठ गया, और फिर उसको इतना भगाया ग्राउंड में, इतना भगाया कि उसका दम निकल गया। फिर वो नीचे, तो बाप ने कहा, बेटा मेसोपोटामिया का जो राज है तेरे लिए छोटा पड़ेगा, तू विश्व विजय करेगा। तो एक खानदान घोड़े पे सवारी करने वाले विश्व विजय करते हैं मयूर भाई, तट्टू पे बैठ के निकलने वाले विश्व विजय नहीं कर सकते। और केजरीवाल ये लंबी रेस का घोड़ा है, इस देश का भविष्य है कहीं ना कहीं। आज तक जो प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे देश का, मतलब गुजराती में बोलते नखोद जाने वाला था, कोई था ही नहीं, साहब के बाद कौन, अगर साहब नहीं तो कौन, पप्पू, ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। अब इनको पूछो, 1 दर्जन नाम दे सकता हूं मैं, साहब नहीं तो कौन भी है। टीवी पे आपके साथ डिबेट करने के लिए वो रेस में नहीं, मगर साहब के बाद कौन में आज 12 नाम दे सकते हैं। बिल्कुल। ये परिवर्तन एक आदमी की पदयात्रा ले आई है इस देश में, और उसका नाम है राहुल गांधी। वो आज पप्पू नहीं है, लोक नायक राहुल गांधी कहूंगा। दूसरा है केजरीवाल। पलटू बाबू तो आते जाते रहे, अब कहाँ है क्या मालूम, मगर तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश, अरे 2 पत्नियां, दोनों हीरो की। केजरीवाल की हाजिरी में कमान उनकी पत्नी ने संभाली, और जी सोरेन की हाजिरी में
क्या तलवार लेके उस हाथ में रुआब से वो देवी ने ऐलान किया था अपने वर्कर्स को, माय हैट्स ऑफ टू हर। उद्धव ठाकरे है, ममता जी को भी निकम्मा नहीं समझते हैं, उनका भी रोल है। तो आज इस देश में प्रधानमंत्री बन सके इतने अगर 12 लोग किसी ने दिए हैं, तो ये राजीव गांधी की पदयात्रा के बाद स्थापित हुआ है कि इस देश में राहुल गांधी की टैलेंट की कमी नहीं है। मगर हमारे आंखों के सामने अगर हम धृतराष्ट्र की तरह पड़ल लगा के बैठे थे, तो भक्त लोग जो है वो भक्तों में भी अभी तो कई कई लोग तो अभी रघुपति राघव राजाराम जपना बंद करके सच्चे रास्ते पे चलना शुरू किया है। ये देश महान देश है, देवताओं से जिसके इतने सारे देवता जहां जन्म लिया वो देश है। ये देश को कोई नेता नहीं मिलेगा क्या, समझ रखा है आपने? हाँ, नहीं तो भगवान को फिर से अवतार लेना पड़ेगा, काय आएगा जख मार के। राम है, कृष्ण है, वो बोल के गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं प्रजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बोल के गया है। और ये थोड़ा कोई चुनाव लड़के वादा देके गया है, वादा नहीं देता। मैं झोला लेके आया था, झोला लेके चला जाऊंगा, इसने कभी नहीं बोला। मैं चक्र लेके आया था, चक्र लेके चला जाऊंगा, कभी बोला कृष्ण ने कहीं भी कि क्या लेके आए? जेल में पैदा हुआ, मद्रास को पैदा हुआ, भाई बहन उसके मारे गए, माँ बाप बंधन में रहे, छुट्टी हो गई माँ से, कहीं और पला, वहां भी उस पर घातक प्रयोग हुए, ताड़कासुर से लेके पुतना तक के, फिर जरासंध से पनारा पड़ा, फिर पूरी जिंदगी अंतिम क्षण तक जिसे पारधी के बाल से जिसका व्यवस्था किया, ये कृष्ण हमारा आदर्श है। कृष्ण संघर्ष सिखाता है और जरूरत पड़े तो संघर्ष से भाग छूटने का भी सिखाता है। जरासंध की सेना बड़ी थी और उसकी सेना पहुंच नहीं सकती थी, तो भागा, सेना तैयार की, शस्त्र तैयार की, फिर बोला आ बेटा जरासंध अब तेरी। तो राहुल ने ये किया है, शस्त्र जुटाने का, सेना इकट्ठी करने का, इतने सारे लोगों को एक साथ लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो एक ही आदमी को जाता है, राहुल गांधी। और इतने सात आदमी साथ आने का श्रेय किसी को जाता है तो वो सब महानुभाव और बहनें, इनको मैं नमन करता हूँ जो ये इंडिया में देश को बचाने के लिए ये तो धर्म कार्य, यज्ञ कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कार्य में जुड़े हुए। देश पे आसुरी आपत्ति न आए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, वो आता था ना एक गाना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। और फिर भी मैं 8,800 करोड़ के 2 प्लेन खरीदूंगा क्योंकि राष्ट्रपति महिला है और शेड्यूल ट्राइब या वो इसी कोई कास्ट से है, तो मेरे प्लेन में कैसे बैठ सकती साथ, मेरे साथ ट्रैवल करे। हाँ, मैं गरीब हूँ, ओबीसी हूँ, जैसे मोदी ओबीसी में नहीं थे, उसके आने के बाद ओबीसी में आए। तो हर तरह मंजर था, कहीं आशा नहीं दिख रही थी, कम से कम आज आशा तो दिख रही है, आज आशा दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। बिल्कुल। और तब इसी आशा को तोड़ने के लिए मालीवाल जैसी विषकन्या बाजार में आती, बात सही है। मगर उसके लिए भी केजरीवाल जिम्मेवार है। एक आईआईटी का बच्चा ये गलती कैसे कर गया कि मालीवाल को उसने राज्यसभा दी, है ना? आदमी ये भी है, कितना ये भी हाँ, कितना भी काबिल हो, कहीं ना कहीं भूल कर देता है और जीवन उसको दूसरा मौका नहीं देता। अगर नॉर्मंडी बीच पे जो साथी राष्ट्रों की सेनाएं जब उतर रही थी, पांजेर रिजर्व बटालियन जो उन्होंने रिलीज की होती, ये यहाँ का जो कमांडर था मैसेज भेजता रहा, रिलीज पंजेब, रिलीज पंजेब, रिलीज पंजेब।
दूसरा सामने वाला उसका दुश्मन था, नहीं बनती थी, तो वो जवाब देता रहा, फ्यूरर हैज टेकन ट्रंक्विलाइजर एंड ही हैज गॉन टू स्लीप। ये आंतरिक फूट में जर्मनी हार गया। दर्शकों को बता दें कि दिल्ली का हाल आज फ्यूरर हैज टेकन ट्रंक्विलाइजर एंड हैज गॉन टू स्लीप जैसा है। और आरएसएस वाले भी काफी हद तक आरएसएस ने हंसला पहना बनावट का। आज एक मिनट मुझे बोलने दो। मैं सिर्फ वो संदर्भ बताना चाहता था कि नॉर्मंडी का जो जिक्र किया है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्सेस वाला मामला था, और जो साहब कह रहे थे वो जर्मनी क्यों हार गई नॉर्मंडी पे, अगर वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, तो उसका उदाहरण दे रहे थे। बिल्कुल सही है। आज फ्यूरर हैज टेकन द ट्रंक्विलाइजर भाजपा में, और कई नॉर्मंडी बीच के सेनापति जैसे लोग संदेशा भेज रहे हैं, रिलीज रिजर्व पेंजर, और जवाब मिलता है फ्यूरर हैज टेकन द ट्रंक्विलाइजर। सर जी, आखिर में मैं स्क्रीन पे आपके मेरे धर्म और ईमान की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं सनातनी हूं, जैसे आप होंगे। मेरे आराध्य गुरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी, ये आरएसएस को पता नहीं था हिंदुओं के नाम पे राजनीति करने निकला है। शंकराचार्य जी के सामने राम मंदिर जब उन्होंने बोला कि शिलान्यास अभी इसका मूर्ति स्थापन और क्या बोलते हैं इसको प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव करना अपूर्ण जगह है, लाजमी नहीं है, चारों शंकराचार्य बोलते हैं, तो ये आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? कौन से हिंदू है ये, और कौन से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं? जाहिर करें मैं हम सनातनियों को नहीं मानते, तैयार है हम स्वीकारने के लिए, वैसे भी उन्होंने कोई हमारा भला नहीं किया है। ठीक है। और आजकल तो रंगराज में बिल्कुल एक गाना याद आता है, कान्हा बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, गोपिया नाचे छुमक छुम, नाचे छुमक छुम, नाचे छुमक छुम। ये हाल है आरएसएस का। बात सही, बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने फुल फॉर्म में जो बैटिंग की है आज आपने जो है वो 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की आज आपने, मैं बताऊं आपको। ये सुबह का पहला काम आपने मेरे से छीन लिया ना, इसका प्रभाव है, और दूसरा आपके जो प्रेम है, उपस्थिति है, उसका प्रभाव है। हम तो अज्ञानी है। बिल्कुल। बड़ा स्नेह करते हैं, हमारे दर्शक भी आपको बहुत स्नेह करते हैं। और बातचीत खत्म करें उससे पहले सबका धन्यवाद। मैं एक बात भी बता दूं दर्शकों को कि हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रचना भी व्यास साहब की बिल्कुल नजरों के सामने हुई थी, तब तो वो ब्यूरोक्रेट थे गुजरात के। तो हमको बहुत सारी जो है ना वो थोड़ा हम जाएंगे फ्लैशबैक में, कुछ एपिसोड्स बनाएंगे। तो उन्होंने जब वो सरकार में ब्यूरोक्रेट थे, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी 80 की साल में, सही। और वहां से लेके एक पूरा जर्नी जो है जिसमें इतने सारे झूठ के गोले दागे जा रहे हैं, आज तक अभी तक दागे गए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, वो हिस्ट्री में हमको लेके जाना है व्यास साहब को, आप सबके लिए। तो वो व्यास साहब से बढ़कर कोई इस पूरे देश में बता नहीं सकता, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। तो वो इसी अभी जल्दी शुरू कर देंगे, एक आध दिन में जो है पहला एपिसोड आपको मिल जाएगा कि क्या क्या जो है, किस तरह से व्यास साहब ने ये हमारे जो जूठाधिपति है उनको कैसे छोटे से और छोटा होते हुए देखा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यही था। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। तो यही था भाई, एक बातचीत थी। अब देखिए आप कैसे इसको देखते हैं, जैसे भी आपको समझ में आया हो, आपके जो भी विचार बनते हो वो लिख के हमको जरूर से भेजिए कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो, पसंद आई हो, तो
फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमारा जो चैनल है भाई साहब और बहन जी, वो आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये हमारी एक विनती रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।